क्लास 12th सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस समकालीन विश्व में राजनीति अध्याय 2 ध्रुवीयता का अंत। आज का हमारा टॉपिक है गोर्बाचेव और सोवियत संघ का विघटन। लास्ट हमने सोवियत संघ के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि सोवियत संघ में समानता के सिद्धांत पर, या हम कहेंगे कि समानता मूलक समाज की ज़रूरत को महसूस किया गया। यहाँ पर एक कम्युनिस्ट पार्टी जो थी उसी के नियंत्रण में सब कुछ रखा गया। हर कोई चीज़ जो थी वहाँ, अगर हम उत्पादक संपदाओं की बात करें तो वहाँ जो स्वामित्व था वो राज्य के नियंत्रण में आ गया था। विपक्ष में कोई भी पार्टी नहीं थी, केवल एक कम्युनिस्ट पार्टी थी जो शासन चलाती थी। और हमने साथ में ये भी देखा कि जो सोवियत संघ के साथ जो रूस के अलावा 15 गणराज्य थे उससे मिलकर बना था, लेकिन क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी जो रूस जो था वो हमेशा दूसरे जो साथ के देश है उसको उपेक्षित और दमित महसूस कराने लगा। हमने ये भी देखा कि कैसे सोवियत संघ जो था एक बंद अर्थव्यवस्था के रूप में चलता था, और आर्थिक आकांक्षाएं जो है वो अभी किसी भी स्तर की वो पूरी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन या हम कहें वैश्वीकरण से वो जुड़ा हुआ नहीं था। वो दूसरे देशों के साथ में व्यापार और दूसरे कोई अन्य संबंध जो है वो नहीं रखता था। तो इस वजह से धीरे धीरे जो उनकी अर्थव्यवस्था थी वो बड़ी कमज़ोर होने लगी। यहाँ जो उत्पादक किए जाने वाली चीज़ें थी उनकी गुणवत्ता जो है वो भी कम होने लगी। ये हमने अभी तक पढ़ा था। इसी कड़ी में हम आगे देख रहे हैं कि जब ऐसी सिचुएशन होने लगी धीरे धीरे 1970 के दशक के अंतिम वर्षों में, ये जो अर्थव्यवस्था थी ये धीरे धीरे एकदम से हम कहेंगे कि गिरती गई, लड़खड़ा गई। देखिए, मिखाइल गोर्बाचेव ने इस व्यवस्था को सुधारना चाहा। अब यहाँ स्थिति ये आ गई कि कुछ तो करना ही होगा कि भाई इस तरीके से अगर सोवियत संघ की आर्थिक व्यवस्था कमज़ोर हो गई या अर्थव्यवस्था इस तरीके की हो गई तो लोगों के द्वारा विरोध शुरू हो गया। दूसरे जो कि 15 गणराज्य थे वहाँ के लोग अपने आप को दमित महसूस करने लगे। कहीं ना कहीं दूसरे देशों के साथ में कंपटीशन करने के लिए एक महत्वपूर्ण नेता सामने आए थे जो कि सोवियत संघ के 1980 के दशक में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने, और पश्चिम के देशों में सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांति हो रही थी। देखिए, उस समय क्या हुआ, जब ये महासचिव बने तो उनका ऐसा मानना था कि कहीं ना कहीं बदलाव की आवश्यकता है सोवियत संघ में। वो चाह रहे थे कि कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक रूप दे दें। ये जो समतामूलक समाज है उसके स्थान पर धीरे धीरे लोकतांत्रिक रूप जो है वो दे दिया जाए। क्योंकि यहाँ अभी क्या हुआ कि जो पश्चिम देश थे, यहाँ पश्चिम देशों के अंतर्गत वो चाह रहे थे कि हम उनसे संबंध सुधार लें। वहीं पश्चिम देशों के अंदर आईसीटी या सूचना प्रौद्योगिकी या इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, वो उसकी क्रांति आ गई। अब यहाँ सोवियत संघ को इसकी बराबरी में लाने के लिए सुधार यहाँ पर उसको ज़रूरी हो गया कि हम भी जो है अमेरिका के साथ साथ जो है वो टक्कर ले सकें। यहाँ नेता ने क्या किया कि पश्चिम के देशों के साथ में संबंध को सामान्य बनाने, सोवियत संघ को लोकतांत्रिक रूप देने और वहाँ सुधार करने का फैसला किया। तो ये इन नेता का फैसला था कि हमें यहाँ थोड़ा बदलाव लेना होगा। इन बिंदुओं के आधार पर उन्होंने बदलाव किया, और जिनका किसी को कोई अंदाजा नहीं था। पूर्वी यूरोप के देश सोवियत खेमे के हिस्से थे। इन इन देशों की जनता ने अपनी सरकारों और सोवियत नियंत्रण का विरोध करना शुरू कर दिया। अब हम जैसे ही देखा कि भाई गोर्बाचेव जो है वो एक ऐसे शासक थे सोवियत संघ के कि चाह रहे थे कि कुछ बदलाव लाया जाए, लेकिन दूसरे जो देश थे उन्हें ये चीज़ पसंद नहीं आई। उनकी जो सरकारें थी उन्होंने धीरे धीरे विरोध शुरू कर दिया। पूर्वी यूरोप की साम्यवादी सरकारें एक के बाद एक धीरे धीरे जो है वो गिरती गई, सोवियत संघ के बाहर हो रहे इन परिवर्तनों के साथ साथ अंदर भी संकट गहराता गया। इससे सोवियत संघ के विघटन की गति और भी तेज हुई। गोर्बाचेव ने देश के अंदर आर्थिक और सामाजिक सुधारों और लोकतांत्रिकरण की नीति चलाई थी। देखिए, क्योंकि वो चाहता था कि हालांकि ये जो नीतियां थी
जो गोर्बाचेव की नीतियां थी यहाँ बहुत ही धीमी गति से थी, क्योंकि एकदम से आप एक समतामूलक समाज में लोकतांत्रिक समाज बदलना बहुत ही मुश्किल का काम है। बहुत धीमी गति होने के कारण सुधार मुश्किल लग रहे थे लोगों को। तो धीरे धीरे हम कहेंगे कि सोवियत संघ के अंदर भी जो है विघटन की गति महसूस होने लग गई थी, जो कि गति बड़ी तेज हो गई थी। अब इन जो सुधार वो करना चाह रहे थे, वो चाह रहे थे कि आर्थिक राजनीतिक सुधार हो जाए, लोकतांत्रिकरण भी आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इन सुधार नीतियों का कम्युनिस्ट पार्टी के जो नेता थे उन्होंने विरोध किया। देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी तो जो कि रूस की थी, क्योंकि उसके रूस का ही दबदबा था, वो तो चाहते थे कि इस तरीके का जो है कार्य न हो, क्योंकि इस तरीके के कार्य होने पर उनका दबदबा जो है, रूस का दबदबा जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो वो नहीं चाहते थे कि लोकतंत्रीकरण हो, आर्थिक राजनीतिक सुधार हो इस तरीके से। तो वहाँ उन्होंने विरोध शुरू कर दिया इसका। फिर 1991 में तख्ता पलट भी हुआ। अब यहाँ एक नई घटना हो गई कि कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े जो गर्मपंथियों ने इसे बढ़ावा दिया। वो यहाँ तख्ता पलट करना चाहते थे कि जो कम्युनिस्ट पार्टी में गर्मपंथी थे वो चाहते थे कि एकदम से तख्ता पलट हो जाए और गोर्बाचेव जो है वहाँ से हट जाए। तब तक जनता का स्वतंत्रता का स्वाद मिल चुका था। अब जब गोर्बाचेव थे, तब जब धीरे धीरे लोकतंत्रीकरण होने लगा, लोगों को चीज़ अच्छी लगने लगी। लोग चाहते थे कि हाँ हमें स्वतंत्रता मिले, और लोग खुश होने लगे। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी के लोग नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ हो, और वे कम्युनिस्ट पार्टी के पुराने रंगत वाले शासन में नहीं जाना चाहते थे। लोगों को अभी ऐसा लगने लगा कि हम अब वापस से जो पुराना शासन था वो हमें पसंद नहीं, हमें तो नया जो लोकतंत्रीकरण का जो रूप है वो बहुत पसंद आया। उसके बीच में हम देखते हैं कि यहाँ पर यल्त्सिन ने इस तख्ता पलट के विरोध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और वे नायक की तरह जो थे वो उभरे थे। रूसी गणराज्य ने, जहाँ बोरिस यल्त्सिन ने आम चुनाव जीता, यहाँ पर क्या हुआ कि जो रूसी गणराज्य थे वहाँ से इन्होंने चुनाव जीता। केंद्रीकृत नियंत्रण को मानने से उन्होंने यहाँ पर इनकार कर दिया, क्योंकि आपको पता है कि समतामूलक समाज की बात कर रहे हैं, पार्टी की संस्था की बात कर रहे हैं, तो वो केंद्रीकरण के नियंत्रण की बात करते थे। लेकिन यहाँ इन्होंने आम चुनाव जीता, और इस तरीके का जो केंद्रीकृत नियंत्रण था जनता पर, उत्पादन पर, संसाधनों पर, उससे इन्होंने इनकार किया। सत्ता मास्को से गणराज्यों की तरफ खिसकने लगी। ऐसा खासकर सोवियत संघ के उन भागों में हुआ जो कि ज्यादा यूरोपीकृत थे और अपने को संप्रभु राज्य मानते थे। आश्चर्यजनक तौर पर मध्य एशियाई गणराज्यों ने अपने लिए स्वतंत्रता की मांग नहीं की। ये बड़ी आश्चर्य की बात रही कि उसके बीच में जो मध्य एशियाई गणराज्य लोग थे वे नहीं चाहते थे स्वतंत्रता उन्हें मिले, वे सोवियत संघ के साथ ही रहना चाहते थे। अब अगले घटनाक्रम में हम देखते हैं कि सन 1991 के दिसंबर में याल्त्सिन के नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 बड़े जो गणराज्य थे वो कौन कौन से थे, रूस, यूक्रेन, बेलारूस, ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर दी। ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट घटना जो थी उस समय घटी। कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिबंधित हो गई और परिवर्तित सोवियत, मतलब चेंज हो गया, यहाँ पर सोवियत गणराज्य का रूप यहाँ पर इन्होंने बदल दिया। परिवर्तित ने पूंजीवाद और लोकतंत्र को अपना आधार बनाया। अब यहाँ जो तीनों महत्वपूर्ण जो बात हुई, कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिबंधित हो गई, अब उन्हें परिवर्तित जो सोवियत गणराज्य थे जो चाहता था पूंजीवादी व्यवस्था, जो चाहता था लोकतंत्र, अब नया जो है सोवियत संघ का रूप सामने आया। साम्यवादी सोवियत गणराज्य के विघटन की यहाँ इन्होंने घोषणा यहाँ कर दी। तो जो विघटन हुआ वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि यहाँ इन्होंने घोषणा कर दी कि विघटन हो चुका है। तो अब कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेटस का, जिसे राष्ट्रकुल कहा गया, का गठन किया। बाकी गणराज्यों, खासकर जो मध्य एशियाई जो लोग नहीं चाहते थे लोकतंत्र आए, गणराज्यों के लिए बहुत आश्चर्यचकित करने वाला था। ये गणराज्य अभी स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल से बाहर थे। इस मुद्दे को तुरंत हल कर लिया गया। इन्हें राष्ट्रकुल का संस्थापक सदस्य बना दिया गया। उसके बाद में इस तरीके की घटना घटी। आगे हम देखते हैं कि रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य स्वीकार किया गया। अब यहाँ पर उत्तराधिकारी राज्य स्वीकार किया गया था रूस को। अब आगे देखते हैं, रूस को सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ की सीट भी मिली। सोवियत संघ ने जो अंतर्राष्ट्रीय करार और जो संधियां करी थी, उन
सबको निभाने का जिम्मा भी किसको दिया गया? रूस को दिया गया। सोवियत संघ के विघटन के बाद के समय में पूर्ववर्ती गणराज्यों के बीच एकमात्र परमाणु शक्ति संपन्न देश का दर्जा रूस को मिला। उसने अमेरिका के साथ परमाणु निरस्त्रीकरण की दिशा में कुछ कदम भी उठाए। सोवियत संघ अब नहीं रहा, वह दफन हो चुका था। तो हमने देखा कि किस तरीके से सोवियत संघ का विघटन हुआ और किस तरीके से जो पूंजीवादी और लोकतंत्र व्यवस्था की और लोगों का इंटरेस्ट होने लगा, लोग चाहने लगे, उन्हें लोकतंत्र का स्वाद चखना हुआ। तो धीरे धीरे लोगों का भी यहाँ विरोध हुआ, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका जो रही हमने देखा गोरबाचेव की रही। उन्होंने ऐसी नीति को अपनाने की शुरुआत की और वहीं से हम कहते हैं कि अगर देखा जाए तो विघटन की शुरुआत गोरबाचेव की जो पहल की गई थी उससे हुई, क्योंकि वो चाहते थे कि कहीं ना कहीं सोवियत संघ की आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था में कहीं सुधार आ जाए। वे चाहते थे कि लोकतंत्रीकरण हो जाए। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से सोवियत संघ का यहाँ पर विघटन हुआ।